हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो हमारा उत्तराखंड का ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से अभी हाल ही में पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि पंचायत की दो लगातार बैठकों के बीच न्यूनतम कितने समय का अंतर हो सकता है। 2 माह उस प्रश्न का सही उत्तर था, लेकिन इस बिंदु से और भी कई तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और उत्तराखंड का आप जानते हैं कि वर्ष 2016 के अंतर्गत अपना पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था। उसी अधिनियम को आज हम पढ़ने वाले हैं। उस अधिनियम से संबंधित सभी प्रावधानों को, उसकी कुल 194 धाराओं को मैंने इस वीडियो में बहुत आसान करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अंत तक आप वीडियो में बने रहें। और पंचायत से यदि आपके पास री एग्जाम में या आगे किसी भी उत्तराखंड की परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर वो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पंचायतों से। और अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन एक समग्र अध्ययन पंचायती राज अधिनियम 2016 और त्रिस्तरीय व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। यानी हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर विषय सूची है। हम किन किन तथ्यों पर बात करेंगे। परिचय यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और संरचना, ग्राम सभा है ना, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधन समितियों पर। भूमि प्रबंधन समितियां मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों की व्यवस्थाओं पर, जिला पंचायत की व्यवस्थाओं पर, पंचायतों का कार्यकाज, महत्वपूर्ण नियम और सुधार, यानी ओवरऑल सभी चीजों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपका बैठकें, अध्यक्षता, बोर्ड वगैरह, समितियां, सभी चीजें पढ़ेंगे हम। आगे चलते हैं सीधे अपने पहले पॉइंट पर, परिचय पर। यहाँ पर हमारे पास ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और संरचना से संबंधित बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का परिचय क्या होता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन गांव में लोगों द्वारा अपने क्षेत्र का खुद ही प्रबंधन करना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में स्वयं का प्रबंधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। उत्तराखंड में ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत लोगों के द्वारा अपने गांवों का प्रबंधन किया जाता है। ये पूरी व्यवस्था उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत संचालित होती है। इस व्यवस्था के तहत आप देखेंगे कि गांवों के प्रबंधन के लिए यहाँ पर सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं। मध्यवर्ती स्तर पर हमारे पास ब्लॉक होता है और ब्लॉक स्तर पर हम क्षेत्र पंचायत या मंडल पंचायतों का गठन देखेंगे। उस और सबसे ऊपरी स्तर पर इस व्यवस्था में हमारे पास जिला पंचायतें होती हैं। जिला पंचायतों की व्यवस्थाओं को हम इसमें समझेंगे। यदि अगर हम पंचायती राज अधिनियम 2016 की बात करें तो इस अधिनियम में 6 भाग हैं, 25 अध्याय है और कुल 194 धाराएं हैं। अगर हम यहाँ पर पहले भाग की बात करें तो अधिनियम का नाम और उसका विस्तार जो है ये भाग 1 के अंदर दिया हुआ है। परिभाषाएं, अधिनियम की व्याख्या, ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। भाग 2 यदि अगर हम देखेंगे तो यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें ग्राम सभा का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, पंचायत की शक्तियां और उसके कार्यों का वर्णन है। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले अध्याय 2 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है और किस तरीके से उसकी व्यवस्था चलती है। ये गांव की एक सामूहिक आवाज कही जाती है। यदि अगर हम ग्राम सभा की संरचना के बारे में बात करें तो धारा 3 ग्राम सभा को परिभाषित करती है। पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 3 में लिखा गया है कि राज्य सरकार किसी गांव या गांवों के समूह के लिए ग्राम सभा बनाती है, अर्थात ग्राम सभा बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अगर कई गांव मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं तो सबसे बड़े गांव का नाम, वो ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 गांव मिलकर के एक ग्राम सभा बनाते हैं, एक ग्राम ए है और एक ग्राम बी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दूसरा गांव है यानी बी जो गांव है उसका एरिया ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जो बी गांव का नाम होगा
वही इस ग्राम सभा का नाम कहलाएगा। यानी ए और बी से द्वारा बनी ये ग्राम सभा बी कहलाएगी। जिस गांव का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसके नाम पर ही ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। सदस्य कौन होगा ग्राम सभा के? तो गांव में रहने वाला हर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो, वो जो है ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। और ग्राम सभा की अगर हम बैठकों की बात करते हैं, ध्यान रखना यहाँ ग्राम सभा की बैठक की बात हो रही है, ग्राम पंचायत की नहीं। ग्राम सभा की बैठकों की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बैठकें होंगी और हर 3 महीने में एक बैठक होगी। यानी 3-3 महीने के अंतराल में जो है वो 4 बैठकें होंगी। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान के द्वारा की जाएगी ग्राम सभा की बैठक की। और बैठक के लिए जो गणपूर्ति है यानी जो कोरम है, कुल सदस्यों का 1/5 सदस्य। मैंने अभी बताया सदस्य 18 वर्ष से अधिक गांव के ही लोग होंगे और गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/5 सदस्य या कुल परिवारों के आधे प्रतिनिधि उपस्थित होना आवश्यक है। अगर यहाँ हम ग्राम सभा के कार्य देखें तो पंचायत के खाते और रिपोर्ट को देखना, विकास के कार्यों की समीक्षा करना, गांव में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, अन्य जनहित के मुद्दे, ये सभी ग्राम सभा के प्रमुख कार्य हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को सुझाव देती है और पंचायत को उन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मुख्य कार्य अगर हम देखेंगे तो श्रमदान और सहयोग जुटाना यहाँ पर ग्राम सभा का मुख्य कार्य है। योजनाओं के लिए लाभकारी चयन करना, ये सभी कार्य ग्राम सभा के होते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको बैठक से ध्यान रख लेनी है। दूसरा, कोरम से ध्यान रख लेनी है कि कोरम जो होता है यानी बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कुल ग्राम सभा की संख्या के 1/5 होनी चाहिए या कुल परिवारों के आधे प्रतिनिधि जो हैं वो बैठक में शामिल होने चाहिए। आगे अगर हम यहाँ धारा 3 अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 4 के अंदर देखें तो ग्राम पंचायत से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्राम पंचायतें क्या होती हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है और सरकार जो है वो किसी राजस्व गांव को नहीं तोड़ सकती है। यहाँ पर जिसे सरकार के द्वारा राजस्व गांव घोषित किया गया हो उसे ग्राम पंचायत बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके पास ग्राम पंचायत में जनसंख्या सीमा पूछी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए जो जनसंख्या की सीमा होती है वो 500 से 2000 तक होती है। और यदि यही सीमा हम मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो ये लगभग 1000 से 10,000 तक होती है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में 2000 तक की जनसंख्या है, 500 से 2000 तक की जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और मैदानी क्षेत्र में 1000 से 10,000 तक की जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। पंचायत की जो संरचना होती है उसमें हमारे पास एक प्रधान होता है जिसका सीधा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। इसके अलावा वार्ड सदस्य जनसंख्या के अनुसार चुने जाते हैं। आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ग्राम सभा का आकार अगर बड़ा है, यदि अगर गांव का आकार इतना बड़ा है कि उसमें 500 से 2000 लोग हैं तो तब पर्वतीय क्षेत्र में उसे ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। और मैदानी क्षेत्र में 1000 से 10,000 तक का है तब उसे जो है ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। पंचायत की अगर हम संरचना की बात करें तो प्रधान जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र होगा वहां पर वार्ड सदस्य भी होंगे और वो किसके अनुसार चुने जाएंगे? जनसंख्या के अनुसार। यदि अगर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 तक है तो तब हमारे पास वार्ड सदस्यों की संख्या 7 होगी। ये टेबल आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। यदि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो 1000 तक की जनसंख्या पर सदस्यों की संख्या, वार्ड सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत में 7 होती है। 1001 से 2000 तक जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड सदस्यों की संख्या होती है वो 9 होती है यहाँ पर। और 2001 से 3000 तक 11 सदस्य होते हैं। 3001 से 5000 तक 13 सदस्य होते हैं और 5000 से अधिक होने पर 15 सदस्य होते हैं। यानी अधिकतम वार्ड सदस्यों की संख्या 15 हो सकती है।
ये भी आपके पास परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या अनुपात है वार्ड सदस्यों की संख्या का ग्राम पंचायतों में। तो ध्यान रखना है, जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 तक होगी वहां 7 वार्ड सदस्य होंगे। जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1001 से 2000 तक होगी वहां 9 सदस्य होंगे। ऐसी ग्राम पंचायत जो 2001 से 3000 तक जिसकी जनसंख्या है वहां 11। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। पंचायत क्षेत्र का परिसीमन जो है यानी उसकी सीमाओं को पुनर्निर्धारण करना, ये सरकार इसके लिए नियम बनाती है, राज्य सरकार नियम बनाती है और हर क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत जो है वो बनेगी। ये ऐसा परिसीमन का यहाँ पर प्रावधान है। यदि अगर हम आगे इसमें बढ़ें तो ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जैसे यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान धारा 9, 10, 11 और 14 में दिए गए। जो पंचायती राज अधिनियम 2016 है उसकी इन धाराओं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम निर्वाचन से संबंधित प्रावधान और बैठकों को देखेंगे तो मतदाता सूची जो है वो चाहे आपका ग्राम सभा स्तर पर हो, क्षेत्र पंचायत स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही बनाई जाती है। प्रधान और उप प्रधान होते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत और चुनाव जो है वो सीधे जनता के द्वारा होता है। यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है प्रधान के लिए, ये आप जानते हो। आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में की गई है। आप जानते हैं SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है ये आप जानते हैं कि हमारे राज्य में पंचायतों में वर्ष 2008 से लागू है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। यदि अगर हम ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, यानी अगर प्रधान को पंचायत उसके पद से हटाना चाहती है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है तो इसके लिए क्या आवश्यक है। याद रखेंगे कि धारा 18 के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 ग्राम सभा सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और कम से कम 5 सदस्य जो है वो इस बात का प्रस्ताव देंगे कि ग्राम प्रधान को उसके पद से मुक्त करना है। उप प्रधान के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो आधे सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और कम से कम 3 सदस्य प्रस्ताव देंगे, तब जाकर के यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव आपसे पूछा जा सकता है कौन सी धारा में है ग्राम पंचायत के अंतर्गत। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत है। ध्यान रखना है 1/4 सदस्य जब हस्ताक्षर करेंगे ग्राम पंचायत के, यानी 25% सदस्य जब हस्ताक्षर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और कम से कम 5 सदस्य जो है वो यहाँ पर प्रस्ताव दें तब लाया जा सकता है। उप प्रधान के खिलाफ ये शर्तें हैं। यहां आपके पास जहां से पटवारी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वो है आपका ग्राम पंचायत की बैठक, यानी धारा 21। धारा 21 में ग्राम पंचायत की बैठकों से संबंधित प्रावधान है। जैसे हर महीने में ग्राम पंचायत की एक बैठक होगी और 2 बैठकों में 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए ये आपके पास प्रश्न में पूछा गया था कि 2 बैठकों में कितना अंतर नहीं हो सकता है, तो 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। ये धारा 21 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। यदि अगर हम ग्राम पंचायत के बैठकों के लिए आवश्यक उपस्थित सदस्यों की संख्या की बात करें, जिसे हम गणपूर्ति कहते हैं, तो गणपूर्ति ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए वो 1/3 होगी। ये आप ध्यान रखेंगे कि 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम यहाँ पर देखें तो पंचायतों का चुनाव आप जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आरक्षण की व्यवस्था जो है SC, ST, OBC में ये जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित होती है और महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान पंचायतों में किया ही गया है। यदि अगर इन सभी बिंदुओं के बाद हम पंचायतों के मुख्य कार्यों पर ध्यान दें तो पंचायत के मुख्य कार्य यहाँ पर धारा 22 के अंतर्गत दिए गए हैं और धारा 22 में विकास योजना बनाना, बजट तैयार करना, आपदा में मदद करना, दान और सहयोग जुटाना, डेटा और रिकॉर्ड रखना, ग्राम सभा के काम का विवरण देना,
बाहरी लोगों का रजिस्टर रखना, ये सभी कार्य जो है प्रमुख कार्य हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत के। अगर कुछ अन्य कार्यों को देखेंगे तो भूमि जल का प्रबंधन है, मछली पालन है, सड़क तालाब बाजार का रखरखाव है और मुकदमे वगैरह चलाना है, जो पंचायतों से संबंधित मुकदमे होते हैं। ये आपके धारा 22 में वर्णित कार्य है। धारा 23 के अंतर्गत कृषि और सिंचाई से संबंधित प्रावधान है। विस्तृत कार्य जैसे दिए गए हैं धारा 23 में, तो कृषि और सिंचाई इसमें दिया है, पशुपालन दिया है, वन एवं पर्यावरण दिया है, उद्योग दिया है, आवास और पानी दिया है। ये सभी जरूरी कार्य होते हैं पंचायतों के, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर इसमें देखेंगे तो प्रधान और उप प्रधान के कार्य दिए गए हैं। प्रधान और उप प्रधान के कार्य जो है, प्रधान के कार्य धारा 32 के अंतर्गत दिए गए हैं और उप प्रधान के कार्य धारा 32A में दिए गए हैं। पंचायत की बैठकों को बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना प्रधान का पहला कार्य होता है। पंचायत के काम की निगरानी करता है प्रधान, वित्त और प्रशासन संभालता है, रिकॉर्ड को अपडेट करता है। उप प्रधान क्या करता है? प्रधान की अनुपस्थिति में काम करता है, समितियों की अध्यक्षता करता है और प्रधान की मदद करता है। ये सभी उप प्रधान के आवश्यक कार्य हैं। यदि अगर हम समितियों की बात करें तो धारा 35 और 35A के तहत पंचायत 90 दिन में समितियां बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि पंचायत अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों को आसान करने के लिए कुछ समितियों का गठन करेगी। और प्रावधान किया गया है धारा 35 और धारा 35A में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पंचायतों को अपने गठन के कितने दिन के भीतर अपने कार्यों के लिए समितियों को गठन करना होता है, तो 90 दिन के भीतर पंचायतें जो है यहाँ पर समितियों का गठन करती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो समितियां होती हैं, इनमें महिला अध्यक्षों की आवश्यकता होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य समिति में केवल महिला ही अध्यक्ष हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर पंचायतों के अधिकारी और कर्मचारी की बात करें तो धारा 36 में दिया गया है। हर पंचायत में एक सचिव और या अधिकारी होगा, जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मचारी रखे जा सकते हैं। धारा 39 पंचायतों के अभिलेखों से संबंधित है, यानी पंचायतों के रिकॉर्ड्स से संबंधित है और सभी रिकॉर्ड्स प्रधान के पास रहेंगे। ये धारा 39 में मेंशन है। सचिव उनका रखरखाव करता है और शुल्क देकर कोई भी प्रतिलिपि ले सकता है। जैसे कोई भी यहाँ पर पंचायत से संबंधित रिकॉर्ड अगर किसी सदस्य को चाहिए तो वो उसकी प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी ले सकता है शुल्क देकर के। ये धारा 39 में मेंशन है। ग्राम निधि के बारे में, यानी जो विलेज फंड होता है, विलेज फंड के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 40 में। इसमें कहा गया है कि पैसा बैंक या डाकघर में रखा जाएगा। निकासी प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी। इस अधिनियम का एक एक पॉइंट आपके लिए एक प्रश्न है। आप देखेंगे तो आपके पास ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत ग्राम निधि से वित्त निकाला जा सकता है किसकी सहायता से? तो ग्राम निधि से वित्त निकालने के लिए ग्राम प्रधान और सचिव दोनों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर चाहिए, तभी ग्राम निधि से पैसा निकाला जा सकता है। और ग्राम निधि कहाँ जमा होती है? बैंक या डाकघरों में जमा होती है। आगे अगर हम इसमें अन्य प्रावधानों को देखेंगे तो हमारे पास धारा 41 से 43 तक गांव की संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित भूमि प्रबंधन समितियों पर है। ये अध्याय अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अध्याय है और इस अध्याय पर चर्चा करना आज आवश्यक भी है। यदि अगर मैं आपसे पूछूं कि भूमि प्रबंधन समितियां क्या होती हैं, किसको हम भूमि प्रबंधन समिति कहेंगे, तो यहां धारा 41 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधन समिति है। यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत ही अपने आप में भूमि प्रबंधन समिति भी होती है। यह समिति गांव की जमीन और संपत्तियों की देखभाल, संरक्षण और निगरानी करती है। यानी जो भूमि प्रबंधन समिति है, जो स्वयं अपने आप में ग्राम पंचायत ही होती है, धारा 41 में मेंशन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट है यहाँ पर। भूमि प्रबंधन समिति का ही कार्य होगा यहाँ पर कि गांव में जमीन संपत्तियों की देखभाल, संरक्षण और निगरानी करना।
भूमि प्रबंधन समितियां अपने आप में अगर आपसे धारा पूछ रहा है तो धारा 41 के अंतर्गत गठित की जाती है। और क्या होती है भूमि प्रबंधन समिति? तो ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधन समिति होती है। ये भूमि प्रबंधन समितियां जो भी कार्य करती हैं वो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अनुसार ही कार्य करती है। और समिति की संरचना कैसी होती है भूमि प्रबंधन समितियों की? तो जो प्रधान होता है यहाँ पर वही भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, और जो लेखपाल या पटवारी होता है यहाँ पर वो भूमि प्रबंधन समिति का सचिव होगा। धारा 42 के अंतर्गत भूमि प्रबंधन समिति से संबंधित कार्य दिए गए हैं। ये समिति जो है निम्न कार्य करेगी। ग्राम पंचायत की ओर से इन कार्यों को भूमि प्रबंधन समितियों के द्वारा किया जाएगा। जैसे जमीन का प्रबंधन करना, लेकिन जमीन का ट्रांसफर नहीं कर सकती, प्रबंधन कर सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है। गांव के रास्ते और आबादी क्षेत्र का विकास करना, तालाब और मत्स्य पालन का विकास करना, इसके अलावा जंगल और पेड़ों की सुरक्षा व विकास करना, हाट बाजार मेलों का प्रबंधन करना और पंचायत से जुड़े मुकदमों को चलाना। यहाँ पर ये सभी आवश्यक कार्य हैं भूमि प्रबंधन समिति के। धारा 43 हमारे पास जो है 43 ये है, ये कह रही है कि पंचायत की संपत्ति कौन कौन सी होगी। कौन कौन सी पंचायत की संपत्ति होगी? ग्राम निधि से बने सार्वजनिक भवन ये पंचायत की संपत्ति है। सड़कें, उनके पत्थर, पेड़, सामग्री, इसके अलावा सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सार्वजनिक संपत्ति, ये सभी चीजें ग्राम पंचायत की संपत्ति है। भूमि अधिग्रहण की अगर हम बात करें तो पंचायत जो है भूमि अधिग्रहण यानी भूमि ले सकती है किसी से, उसका कितना यहाँ पर पंचायत के पास शक्तियां दी गई हैं वो यहाँ बताया गया है। पंचायत पहले आपसी समझौते से जमीन लेने की कोशिश करेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो कलेक्टर को आवेदन देगी और कलेक्टर जमीन अधिग्रहित कर सकता है। ये व्यवस्था यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं कि भूमि प्रबंधन समिति अपने काम करते समय संबंधित कानून के अधीन रहेगी। यानी कौन से कानून के अधीन रहेगी? जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अधीन रहेगी। कानून द्वारा किए गए अन्य कार्य करना और अन्य जरूरी प्रबंधन कार्य जो है ये भूमि प्रबंधन समितियों का मुख्य विषय है। तो ध्यान रखेंगे आप धारा 41 से और 43 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने आप में भूमि प्रबंधन समिति होगी। 41 में भूमि प्रबंधन समितियों की स्थापना है, 42 में भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हैं और 43 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संपत्ति है। ये 3 इंपॉर्टेंट धाराएं ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगला बिंदु हमारे पास ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बाद मध्यवर्ती स्तर पर आप जानते हैं कि इस व्यवस्था में आती है हमारे पास क्षेत्र पंचायतें। क्षेत्र पंचायतें क्या होती हैं? जो ब्लॉक स्तर पर गठित की जाती हैं, इनके बारे में आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारे पास यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की संरचना और निर्वाचन से। धारा 50 को अगर हम इस अधिनियम की देखेंगे तो ये राज्य सरकार जिले को खंड में बांटेगी। यानी एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का इतना बड़ा भूभाग है तो इस भूभाग को राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा, ब्लॉक में बांटा जाएगा। इसी को हम लोग ब्लॉक कहते हैं, इसी को हम लोग क्षेत्र पंचायत कहते हैं। और हर खंड में एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत में कौन शामिल होंगे ये धारा 50 में मेंशन है सब। क्षेत्र पंचायत में सीधे क्षेत्र पंचायत के चुने गए सदस्य, सीधे चुने गए मतलब जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए सदस्य हैं, यानी जनता ने सीधे वोट डाला है तो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होंगे। यहाँ पर सभी गांवों के प्रधान शामिल होंगे क्षेत्र पंचायत में, विधायक और सांसद शामिल होंगे, संबंधित क्षेत्र के विधायक सांसद शामिल होंगे, राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे क्षेत्र पंचायत में। यदि अगर हम धारा 55 को देखें तो ये क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव से संबंधित प्रावधान करती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो है वो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को चुनते हैं और क्षेत्र पंचायत के सदस्य न केवल क्षेत्र पंचायत प्रमुख को चुनते हैं यानी ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, बल्कि वरिष्ठ और उप प्रमुख को भी चुनते हैं, कनिष्ठ उप प्रमुख को भी चुनते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि सदस्य जो है क्षेत्र पंचायत में सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों के द्वारा मिलकर के प्रमुख
वरिष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव किया जाता है। ये धाराएं 50 और 55 के अंदर मेंशन है। आरक्षण यहाँ पर लागू होता है, जैसे आप जानते हैं। अगर हम निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें, यानी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करें, मैं आपसे पूछूं कि हमने जो है ये डिस्ट्रिक्ट था और इसको कुछ ब्लॉक में बांट दिया, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस ब्लॉक में कितने सदस्य होंगे, इस ब्लॉक में कितने सदस्य होंगे, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे? ये केवल और केवल हम एक ही आधार पर डिसाइड कर सकते हैं, वो है इस ब्लॉक की जनसंख्या। इन ब्लॉक की जितनी जनसंख्या होगी उसी के आधार पर यहां पर सदस्यों की संख्या होगी क्षेत्र पंचायत में। यानी अगर पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 तक की जनसंख्या है तो 25,000 तक की जनसंख्या पर 20 सीट हो सकती है और अधिक होने पर सीटें बढ़ेंगी। लेकिन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की सीटों की अधिकतम सीमा 40 है। 40 से ज्यादा सीटें क्षेत्र पंचायत में नहीं हो सकती हैं, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र में हो चाहे वो मैदानी क्षेत्र में हो। अधिकतम सदस्य क्षेत्र पंचायत में 40 होंगे, ये ध्यान रखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि 25,000 तक की जनसंख्या पर जो सीटें क्षेत्र पंचायत में होंगी वो 20 होंगी और 50,000 तक की जनसंख्या पर मैदानी क्षेत्रों में 20 सीटें होंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 तक की जनसंख्या पर 20 सीटें, मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या पर 20 सीटें और अधिकतम सीटें जो हैं वो 40 ही हो सकती हैं। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण धाराओं को देखें तो धारा 57 में कार्यकाल दिया गया है, यानी क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। धारा 59 में चुनाव नियंत्रण जो है वो, यानी क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। धारा 63 में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, यानी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ, वरिष्ठ प्रमुख के खिलाफ, वरिष्ठ उप प्रमुख के खिलाफ या कनिष्ठ उप प्रमुख के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उससे संबंधित प्रावधान धारा 63 के अंतर्गत किए गए हैं। आप यहां ध्यान रखेंगे कि धारा 63 में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम आधे सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और सीडीओ को लिखित सूचना देंगे। यहां पर ये आपके पास प्रावधान किया गया है धारा 63 के अंतर्गत। धारा 66 में क्षेत्र पंचायत से संबंधित बैठकों का प्रावधान है। यदि आप क्षेत्र पंचायत से संबंधित बैठकों के बारे में देखेंगे, अभी हमने ग्राम सभा की बैठक देखी, हमने ग्राम पंचायत की बैठक देखी और अब हम यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की बैठकें देखने वाले हैं। क्षेत्र पंचायत की बैठक धारा 66 में मेंशन है, 66 में मेंशन है और साल में कम से कम क्षेत्र पंचायत 4 बैठकें करेगी। हर बैठक में 3 महीने का अंतराल होगा। ये विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है। यदि हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास क्षेत्र पंचायत के कार्य दिए गए हैं जो आपके पास मेंशन है धारा 67 में। धारा 67 के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत के कार्यों के बारे में पूछा गया है। फंक्शन क्या क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे कनेक्टिंग ग्राम पंचायत प्लान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, यानी ग्राम पंचायत की योजनाओं को जोड़कर व्यापक योजना बनाना। बजट की स्वीकृति, अप्रूविंग बजट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, विकास योजनाओं के लिए बजट तैयार करना। यहाँ पर जिला पंचायत को योजनाएं भेजना, ये क्षेत्र पंचायत का कार्य है। समन्वय का कार्य करना, पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना, है ना, यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना यहाँ पर। और अगर हम आपदा से संबंधित प्रावधान देखें तो आपदा की स्थिति में सहायता प्रदान करना, ये भी क्षेत्र पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मेंशन किया गया है धारा 67 के अंतर्गत। आगे अगर हम देखेंगे तो धारा 68 में योजना निर्माण प्रक्रिया दी गई है, प्लान मेकिंग प्रोसेस दिया गया। कैसे क्षेत्र पंचायत में योजनाएं तैयार होंगी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हर साल एक नई विकास योजना बनाई जाती है जो क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। तो यहाँ पर पंचायतों के द्वारा अपने अपने स्तर पर हर साल एक नई विकास योजना बनाई जाती है जो क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी।
ग्राम पंचायत योजनाएं, सभी ग्राम पंचायतों की योजनाएं इसमें शामिल होती हैं। जो क्षेत्र पंचायत के द्वारा वार्षिक योजना बनाई जाती है उसमें सारे ग्राम पंचायतों की योजना शामिल होती है। और बीडीओ जो होता है, बीडीओ का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, खंड विकास अधिकारी जिसको हम कहते हैं, और सचिव की मदद से ये योजनाएं तैयार की जाती हैं। पहली बात है कि हर साल एक नई विकास योजना बनाई जाएगी। दूसरी बात है कि सभी ग्राम पंचायतों की योजनाएं इसमें शामिल होंगी। तीसरी बात है कि खंड विकास अधिकारी और सचिव की मदद से ये योजनाएं तैयार की जाएंगी। चौथा, जिला पंचायत जो है वो यहाँ पर जिला पंचायत को ये योजना तैयार करके क्षेत्र पंचायत के द्वारा भेजी जाएगी। जब ये योजना तैयार हो जाएगी तो ये जाएगी अब किसके पास? जिला पंचायत के पास, और जिला पंचायत इस पर अपना विचार करेगी। प्रक्रिया क्या है? सभी स्तरों पर योजनाएं बनाई जाए, है ना, लोकतांत्रिक भागीदारी हो, पारदर्शिता बनी रहे, समन्वित विकास हो। ग्रामीण स्तर पर भी योजनाएं बनाई जाए, क्षेत्र स्तर पर भी योजनाएं बनाई जाए, जिला स्तर पर भी योजनाएं बनाई जाए। मुख्य बिंदु यहाँ पर क्या है? नियमित योजना निर्माण से विकास कार्य प्रभावी ढंग से चलते हैं। अगर नियमित रूप से यहाँ पर योजना का निर्माण किया जा रहा है तो योजना निर्माण से विकास कार्य प्रभावी ढंग से चलते हैं। यहाँ पर अगला बिंदु अगर हम देखेंगे तो धारा 71 हमारे पास जो सेक्शन 71 है पंचायती राज अधिनियम 2016 का, उसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें क्षेत्र पंचायत के बैठकों से संबंधित प्रावधान है, कार्य और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। 71 के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के कौन से कार्य और जिम्मेदारियां हैं, यानी चेयरमैन जो है, जो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। बैठकों को बुलाता है क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, उसकी अध्यक्षता करता है। इसके अलावा कामकाज को नियंत्रित करता है, वित्त और प्रशासन की निगरानी करता है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, जांच जो है पंचायत के कार्यों की जांच करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे उप प्रमुख की भूमिका, प्रमुख के न होने पर उप प्रमुख सभी कार्यों को करता है, ये उप प्रमुख का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि अगर प्रमुख की भूमिका को देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। क्षेत्र पंचायत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी जो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख है वही होता है। ये पंचायत की बैठक संचालित करता है, बैठकों को संचालित करता है, नियमों को लागू करवाता है, वित्तीय मामलों की देखरेख करता है और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। यदि अगर नेतृत्व की बात करें तो प्रमुख पंचायत का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। जो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है वो पंचायत का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आगे बढ़े इसमें तो इस व्यवस्था में सेक्शन 74 हमारे पास जो है वो समितियों के गठन से संबंधित है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर यहाँ पर हमारे पास ये 6 प्रकार की समितियां जो हैं वो बनाई जाती हैं। कौन से 6 प्रकार की समितियां क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर बनाई जाती हैं वो हमें यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहले सेक्शन 74 में समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछेगा क्षेत्र पंचायत 6 समितियों का गठन किस धारा के तहत करता है तो धारा 74, और अब धाराएं पूछे जाने लगी हैं। तो पहली चीज है योजना एवं विकास समिति बनाई जाती है क्षेत्र पंचायत के द्वारा। दूसरा यहाँ पर शिक्षा समिति बनाई जाती है। तीसरी यहाँ पर स्वास्थ्य समिति बनाई जाती है। चौथी निर्माण समिति बनाई जाती है। पांचवी प्रशासनिक समिति बनाई जाती है और छठवीं जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट समिति जो है वो बनाई जाती है। ये 6 प्रकार की समितियां यहाँ पर क्षेत्र पंचायत स्तर पर बनती है। इन समितियों का क्या महत्व होता है? ये समितियां क्षेत्र पंचायत के काम को कुशल बनाती हैं, यानी प्रत्येक समिति अपने से संबंधित कार्य करेगी। ऐसे योजना और विकास की समिति है वो प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कार्य करेगी। एजुकेशन वाली एजुकेशन पर फोकस करेगी। तो प्रत्येक सेक्टर पर फोकस करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। काम को कुशल बनाती हैं, विशेषज्ञता का उपयोग करती हैं, कार्य विभाजन करती हैं, प्रभावी निगरानी करती हैं और तेज निर्णय लेती हैं जो हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आपके पास क्षेत्र पंचायत की इन समितियों से संबंधित है। यदि अगर उप समितियों की बात करें तो उप समितियां आवश्यकता पड़ने पर गठित की जा सकती हैं।
और ऐसे हमारे पास कोई निश्चित उप समिति नहीं होती है। आगे अगर हम यहाँ पर सेक्शन 75 देखें तो सेक्शन 75 में है अधिकारी की भूमिका। सबसे पहले अधिशासी अधिकारी दिया गया है। क्षेत्र पंचायतों में अधिकारी की क्या भूमिका होती है वो आपको समझना है। क्षेत्र पंचायत में एक अधिशासी अधिकारी होगा जो प्रशासनिक कार्यों को संभालेगा, यानी क्षेत्र पंचायत में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को हैंडल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अधिशासी अधिकारी का कार्य होगा प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना। बीडीओ की क्या भूमिका होती है? खंड विकास अधिकारी, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, बीडीओ सचिव का काम करेगा। बीडीओ जो है वो क्षेत्र पंचायत स्तर पर सचिव का काम करेगा और पंचायत के कार्यों में सहायता करेगा। ये बीडीओ का मुख्य कार्य है। यदि अगर हम बीडीओ के अन्य कार्यों को देखें तो योजनाएं तैयार करता है, बैठकों को आयोजित करता है, रिकॉर्ड रखता है, रिपोर्ट तैयार करता है क्षेत्र पंचायत की और समन्वय स्थापित करता है। बीडीओ के पद का क्या महत्व है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, वो पंचायत और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है। ये सरकार और पंचायत के बीच का एक समन्वय करता होता है, एक ब्रिज है यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करने का, ये ध्यान रखना है। अगर आगे चलेंगे तो अगला हमारे पास धारा 80 जो है ये क्षेत्र पंचायत के निधि प्रबंधन से है, यानी क्षेत्र पंचायत के फंड मैनेजमेंट से यहाँ पर ये धारा 80 हमारे पास है। क्षेत्र पंचायत का यदि अगर हम ब्लॉक फंड मैनेजमेंट देखें तो जो सरकारी खजाना है वहां पर पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है क्षेत्र पंचायत संबंधित, जो सुरक्षित और पारदर्शी होता है। बैंकों में धनराशि जमा की जा सकती है और आसानी से लेन देन हो सकते हैं। डाकघर में भी जमा किया जाता है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। यदि अगर हम निधि का प्रबंधन का उद्देश्य कहें तो धन की सुरक्षा, पारदर्शिता, उचित लेखा जोखा, जवाबदेही, ये सभी चीजें यहाँ पर क्षेत्र पंचायत के फंड मैनेजमेंट से हैं। वित्तीय अनुशासन, ये व्यवस्थित वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करती हैं। यहाँ पर आपके पास ये ध्यान होना चाहिए, जैसे 40 में ग्राम निधि मैंने बताया था, धारा 40 में विलेज फंड बताया था, ऐसी धारा 80 में आपको ध्यान रखना है, ठीक डबल। 40 में विलेज फंड और धारा 80 में आपका जो है वो ब्लॉक फंड, ये दोनों चीजें आपके पास आवश्यक हैं। यदि अगर हम सेक्शन 82 यानी धारा 82 को देखेंगे तो क्या प्रावधान है? बजट प्रक्रिया और प्रवाह, बजट प्रोसेस और फ्लो। जैसे सबसे पहले सचिव का कार्य क्या होता है? आय व्यय का पूरा हिसाब बनाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, बजट कैसे तैयार होता है क्षेत्र पंचायत का, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि बजट होता क्या है? बजट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट, यानी आय व्यय का पूरा हिसाब किताब। तो वो बनाता कौन है क्षेत्र पंचायत स्तर पर? वो सचिव बनाता है। दूसरी बात, योजना समिति उसका खाका बनाती है, उस बजट को तैयार करती है। प्लानिंग कमेटी प्रिपेयर्स बजट, यानी जो प्लानिंग कमेटी है वो बजट को तैयार करेगी और सचिव जो है आय व्यय का पूरा हिसाब बनाएगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का क्या कार्य है कि वो 7 दिन में जिला पंचायत को इस बजट को भेजेगा जो योजना समिति ने बनाया है। इसको भेजना है 7 दिन के अंतर्गत जिला पंचायत को। ये क्षेत्र पंचायत प्रमुख का कार्य है और क्षेत्र पंचायत चर्चा करके इस बजट को पास करती है, आपस में डिस्कस करके ही ये बजट पास करती है। इसमें एक समय सीमा का भी प्रावधान है। यदि समय पर बजट पास नहीं हुआ तो समिति का ही बजट जो है वो मान्य होगा। यानी यहाँ पर अगर बजट जिला पंचायत के द्वारा वो समय पर पास नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में जो प्लानिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया बजट का यहाँ पर प्रारूप है वो स्वतः पारित मान लिया जाए। बजट की प्रक्रिया क्या होती है? यह एक वित्तीय योजना होती है, संसाधनों का आवंटन होता है, इसमें जवाबदेही होती है और पारदर्शिता होती है। ये बजट प्रक्रिया का महत्व है। यदि अगर हम समयबद्धता को देखें तो 7 दिन की समय सीमा प्रक्रिया जो है इसको तेज बनाती है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि 7 दिन में जिला पंचायत को बजट भेजेगा यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ये ध्यान रखना है।
आय व्यय का हिसाब सचिव बनाएगा, योजना समिति जो है वो बजट तैयार करेगी और क्षेत्र पंचायत प्रमुख 7 दिन में इसे जिला पंचायत को भेजेगा। बाकी चौथा बिंदु आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र पंचायतें आपस में डिस्कस करके ही बजट पास करेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका यहाँ पर अगला आपके पास प्रावधान है धारा 84 में, धारा 84 में पंचायतों के टैक्स लगाने की, क्षेत्र पंचायतों के टैक्स लगाने की शक्ति है। ब्लॉक लेवल पर टैक्स लगाने की जो शक्तियां हैं, कर लगाने की जो शक्ति है, वो धारा 84 में दी गई है। कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं? जैसे जल कर, यदि पंचायत पानी की योजना चलाती है तो जल कर लगा सकती है क्षेत्र पंचायत। विद्युत कर लगा सकती है, जैसे सड़क सार्वजनिक स्थानों पर लाइट वगैरह लगाती है, स्ट्रीट लाइट सार्वजनिक प्रकाश के लिए, यहाँ पर विद्युत कर लगाया जा सकता है क्षेत्र पंचायत के द्वारा। या कुछ अन्य कर जो राज्य सरकार के द्वारा अनुमति देकर यहाँ पर क्षेत्र पंचायत को आज्ञा दी जाती है कि आप इस कर को लगाएं, तो क्षेत्र पंचायतें वो कर लगा सकती हैं। यदि अगर हम करों का उपयोग देखें तो इन करों से एकत्रित धन का उपयोग स्थानीय विकास कार्यों में, जैसे सड़क का निर्माण, इन सब में होता है। जो क्षेत्र पंचायत टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है उससे कुछ विकास कार्य होते हैं, जैसे सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक सुविधाएं, ये सब तैयार किया जाता है। अगर हम वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो कर लगाने की शक्ति पंचायत को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करती है। यानी अगर क्षेत्र पंचायत की फाइनेंशियल जो यहाँ पर ऑटोनोमस जो उसको पावर्स दी गई है, स्वायत्तता जो उसको दी गई है, उन स्वायत्तता में वित्तीय स्वायत्तता ये प्रमुख है कि वो कर लगाने की शक्ति रखती है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि कर लगाने से पहले पंचायत को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है और कर की दर निर्धारित करनी होती है। कर लगाने से पहले क्षेत्र पंचायतें राज्य सरकार से अनुमति लेगी और कर का क्या रेट होगा, कितना % कर लगाया जाएगा, ये भी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला बिंदु आता है जिला पंचायत से रिलेटेड, जो इस व्यवस्था में सबसे ऊपर है। जिला पंचायत व्यवस्था को अगर हम देखेंगे तो धारा 86 के अंतर्गत यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि धारा 86 के अनुसार हर जिले में एक जिला पंचायत होगी, जो एक निगमित संस्था होती है। जिला पंचायत एक प्रकार की कॉर्पोरेट बॉडी होती है, एक निगमित संस्था होती है। इसके पास कानूनी अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे जिला पंचायत अपनी संपत्ति अर्जित कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है, अनुबंध कर सकती है, तो ये सभी एग्रीमेंट कर सकती है, यानी ये सभी शक्तियां यहाँ पर जिला पंचायत के पास होती है। जिला पंचायत के मुख्य पदाधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष, जो जिला पंचायत का प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्यभार संभालता है। सदस्यों की संरचना, तो जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं? जितने भी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं, जिले को जितने क्षेत्र पंचायतों में बांटा गया था, अभी मैंने पीछे बताया था कि क्षेत्र पंचायत क्या होती है, एक जिला है तो उसको जो है कई क्षेत्र पंचायतों में बांटा जाता है और उतने क्षेत्र पंचायतों में वहां एक एक प्रमुख जरूर होगा। तो एक जिले में जितनी क्षेत्र पंचायतें होंगी उन सभी के प्रमुख जो है वो स्वतः सदस्य होते हैं जिला पंचायत के। दूसरी बात, चुने हुए सदस्य जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत में सीधे इलेक्शन से चुने जाने वाले सदस्य जिनको जनता वोट डालती है। और अन्य सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, विधानसभा और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे जिला पंचायत में शामिल होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिया गया है और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे पेपर के लिए। जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का न्याय संगत वितरण होगा। जैसे यदि अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में 24,000 तक की आबादी पर कम से कम 2 सीटें निर्धारित करेंगी जिला पंचायत। जिला पंचायत की सीटें जो हैं, ध्यान रखना है आपको कि पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की आबादी पर 2 सीटें होंगी
और इससे ज्यादा आबादी अगर है तो सीटें अनुपात में बढ़ेंगी, उसी रेशियो में बढ़ेंगी जिस रेशियो में जो है यहाँ पर सीटें होंगी। 24,000 तक की आबादी पर 2 सीट यानी प्रत्येक 12,000 पर 1 सीट, और इसके रेशियो में अगर 36,000 हो जाती है जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में तो 3 सीटें होंगी जिला पंचायत की। अगर जो है इसी रेशियो में बढ़ेंगी तो सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ती रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो 50,000 तक की आबादी तक 2 सीटें निर्धारित की गई है, और इससे ज्यादा आबादी होने पर सीटें बढ़ेंगी, यानी 25,000 पर 1 सीट, 50,000 पर 2 सीट और 75 पर 3 सीट, इसी रेशियो में सीटें मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेंगी। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली जो है वो हर क्षेत्र से जिला पंचायत का एक सदस्य चुना जाएगा। अब किसी पर्वतीय जिले की जनसंख्या, जैसे चमोली जैसा जिला है, और मैं मान करके चलता हूं कि चमोली जैसे जिले की जनसंख्या आपके पास 24,000 है, एक मान रहा हूं मैं यहां पर, हालांकि जनसंख्या इससे ज्यादा है, तो मैं मान करके चलता हूं कि 24,000 की जनसंख्या है, तो 24,000 चमोली एक पर्वतीय क्षेत्र है, इस वजह से वहां पर जो है कितनी सीटें होंगी, 2 सीटें होंगी। मैदानी क्षेत्रों में जिला पंचायत के लिए 50,000 की आबादी तक 2 सीटें निर्धारित होती हैं, तो प्रत्येक सीट से एक सदस्य चुना जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। चुनाव डायरेक्ट होता है, जिला पंचायत के सदस्यों का आप जानते हैं, यानी जनता ही वोट डालती है, और पंचायत का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आरक्षण का प्रावधान इस स्तर पर भी लागू है। जनसंख्या के अनुपात में न्याय संगत प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य यहाँ पर जिला पंचायत का दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आरक्षण और कार्यकाल, जैसे ये अलग अलग धाराएं हैं, इनमें ये सभी प्रावधान किए गए हैं। धारा 92 अगर हम देखेंगे 92 में, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। केवल निर्वाचित सदस्य ही अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, परंतु वे जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में केवल जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और जो मतदान होगा वो गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव किया जाता है और बहुमत से निर्णय होता है, ये आप जानते हैं। धारा 92A और 93 देखेंगे तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एससी के लिए आरक्षण, एसटी के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण वर्ष 2008 से हमारे राज्य में चलता आ रहा है। धारा 96 अगर हम देखेंगे, चुनाव का नियंत्रण, जिला पंचायत स्तर पर भी चुनाव, पंचायतों के सभी प्रकार के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ये आप जानते हैं। विशेष अधिकार क्या होता है, यहाँ पर सांसद और विधायक बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं, परंतु सांसद और विधायक बैठक में भाग ले सकते हैं जिला पंचायत की, परंतु वोट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास अगला पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव और बैठकें। धारा 100 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है। अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाने के लिए कम से कम आधे निर्वाचित सदस्य जो है वो प्रस्ताव देंगे, तब लाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को लिखित सूचना दी जाती है प्रस्ताव लाने से पहले, और बहुमत से पारित होने पर ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये प्रावधान धारा 100 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 103 में जिला पंचायत की बैठकें, नियमित बैठक जो है वो 3 महीने में कम से कम 1 बैठक होती है, ये धारा 103 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। कोरम की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत की बैठक के लिए, पहली बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की आवश्यकता है यहाँ पर, और अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो जो अगली बैठक है उसमें 1/5 सदस्य आवश्यक हैं बैठक को आयोजित करने के लिए। महत्व, नियमित बैठकें पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं, ये बैठकों का महत्व है। इसके अतिरिक्त अगर हम जिला पंचायत के मुख्य कार्यों को देखेंगे तो धारा 104 के अनुसार जिला पंचायत के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे विकास योजना बनाना, जिले की विकास योजना तैयार करना, कार्यान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाना, निगरानी करना, ग्राम व क्षेत्र पंचायत की गतिविधियों की निगरानी करना और मार्गदर्शन करना,
बजट पास करना, जिला पंचायत वार्षिक बजट तैयार करती है और उसको पारित करती है। योजनाओं को लागू करना, सरकारी योजनाओं को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना, ये जिला पंचायत के कार्य हैं। प्रशिक्षण आयोजित करना, यानी ट्रेनिंग, संगोष्ठी कार्यक्रम पंचायत प्रतिनिधियों को सक्षम बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सुनिश्चित करना। इसके अलावा वर्गीकरण करना, जैसे हाट, बाजार, सड़क आदि का वर्गीकरण करना और उनके विकास के लिए योजना बनाना। इन सभी का क्लासिफिकेशन करके और एक क्लासिफाइड प्लानिंग बनाना, इनके लिए ये जिला पंचायत का प्रमुख कार्य है। यदि अगर हम योजना बनाना या उप विधि बनाना, बाई लॉज बनाना, इनको अगर हम जिला पंचायत में देखेंगे तो धारा 105 के तहत जिला पंचायत जो है हर साल विकास की योजना बनाती है, जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत बनाती है। समिति का गठन किया जाता है, प्लानिंग समिति का गठन, समिति बनाकर योजना तैयार की जाती है और समिति को भेजना, यानी जिला नियोजन समिति को ये योजना भेजी जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ध्यान देने वाली बात आई, जिला नियोजन समिति, इनको हम कहते हैं डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और ये एक इतना बड़ा विषय है कि इस विषय को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए हमें अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। आयोग इससे पहले जिला नियोजन समिति से पूछ चुका है, ये ध्यान रखना है। और जिला नियोजन समिति से संबंधित प्रश्न शायद कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया था, ये प्रश्न आपके पास पूछा जा चुका है। ये यहाँ पर एक आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम प्रयास करेंगे कि इसकी अगली वीडियो में जिला नियोजन समिति पर चर्चा करें। तो ध्यान रखना है कि वार्षिक योजना जो है वो हर साल तैयार की जाती है जिला पंचायत के द्वारा, समिति बना करके योजना बनाई जाती है और ये योजना जो है वो डीपीसी को भेजी जाती है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, जिला नियोजन समिति को भेजी जाती है। धारा 106 उप विधि बनाने से संबंधित है। जैसे यहाँ पर जिला पंचायत अपने क्षेत्र के लिए बाई लॉज या उप विधि बना सकती है। इसका उद्देश्य कौन कौन से चीजों के लिए उप विधि बना सकती है? स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, स्थानीय स्तर पर नियमन, जन कल्याण की व्यवस्था, इन सभी के लिए जो है ये उप विधि बनाई जा सकती है। महत्व क्या है? योजना और उप विधि पंचायत को वास्तविक स्वायत्तताएं प्रदान करती हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष की शक्तियां और समितियां अगर हम देखेंगे तो धारा 109 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में बात की गई है। बैठकों को बुलाना और चलाना, पंचायत की बैठकें आयोजित करना और संचालन करना, ये अध्यक्ष की शक्ति है। प्रशासन और वित्त, यानी प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी करना, अधिकारियों को नियंत्रित करना, पंचायत कार्यों की जांच करना, ये सभी शक्तियां हैं अध्यक्ष की शक्तियां, जो धारा 109 में दी गई है। धारा 112 जो है इसमें समितियों की बात की गई है और कुल 6 समितियां हैं। जो 6 समितियां क्षेत्र पंचायत स्तर पर होती हैं, वही 6 समितियां जो हमने पीछे पढ़ी। योजना विकास समिति, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी, एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, जो आपका कंस्ट्रक्शन कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी कमेटी है। यानी योजना एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, निर्माण समिति, प्रशासन समिति, जल एवं जैव विविधता समिति, ये अलग अलग प्रकार की समितियां होती हैं। इसके अलावा जिला पंचायत के अधिकारी और बजट जो है वो आपके पास यहाँ पर धारा 113 में मेंशन किया गया है। जिला पंचायत में मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है, इसके अलावा वित्त अधिकारी होता है, एक अभियंता होता है, कर अधिकारी होता है, एक सीईओ होगा, एक वित्त अधिकारी होगा, एक अभियंता होगा यानी एक इंजीनियर होगा, एक टैक्स ऑफिसर होगा। ये सभी अधिकारी जिला पंचायत में होते हैं। 113 के अलावा हम यहाँ पे धारा 119 को ध्यान रखेंगे, जो जिला निधि, डिस्ट्रिक्ट फंड से रिलेटेड है। धारा 40 ग्राम सभा विलेज फंड से संबंधित, धारा 80 क्षेत्र पंचायत के फंड से संबंधित, धारा 119 जिला पंचायत के फंड से संबंधित है। बजट आपका जिला पंचायत का वो 112 में दिया गया, ये आपके लिए याद रखना आसान है। 112 के अंतर्गत बजट जो है, केंद्र सरकार का बजट भी अनुच्छेद 112 में है संविधान के, तो जिला पंचायत का बजट भी आप याद रख सकते हैं। हर साल जो है
वो बजट बनता है और धारा 112 के तहत बनता है। आय और खर्च का पूरा हिसाब जो है बजट के अंतर्गत रखा जाता है और राज्य सरकार को ये बजट भेजा जाता है। धारा 123 में जिला पंचायत जो है वो टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है राज्य सरकार की अनुमति से, जैसे वाहन पंजीकरण शुल्क या अन्य शुल्क, ऐसे कुछ टैक्स जो है वो जिला पंचायत के द्वारा लगाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखने हैं, जिला पंचायत ग्रामीण स्थानीय सरकार का सबसे ऊपरी स्तर होता है। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, फिर मध्यवर्ती स्तर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपरी स्तर जिला पंचायत। पूरे जिले को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर क्षेत्र से लोग सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अभी बताई मैंने आपको पूरी व्यवस्था। और जिला पंचायत बोर्ड पूरे जिले का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है। प्रशासनिक कार्य अगर हम देखेंगे तो प्रशासनिक काम को देखने के लिए एक अपर मुख्य अधिकारी होता है प्रत्येक जिला पंचायत में, और अलग अलग विभागों को वो संभालता है, जैसे राजस्व, निर्माण, लेखा जोखा, इन सभी को संभालता है। इनके अतिरिक्त अगर हम पंचायतों का कार्यकाज यहाँ पर देखेंगे, व्यवहारिक कार्य और क्या जिम्मेदारियां पंचायतों की होती हैं, ये अध्याय 7 हमारे पास इस पंचायती राज अधिनियम 2016 यहाँ पर इसका है। पंचायतों के मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो जिला पंचायत के मुख्य कार्य होते हैं गांव के विकास में भूमिका देना, रोजगार देना मनरेगा के तहत, राशन कार्ड वगैरह बनाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देना, पेयजल उपलब्ध करवाना, सड़क स्कूल बनवाना, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की निगरानी करना, मिड डे मील मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को देखना, ओडीएफ खुले में शौच मुक्त बनाना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं जिला पंचायतों के या क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायतों के सभी के। इसके अलावा महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन कौन से होते हैं पंचायतों के पास? परिवार रजिस्टर होता है, अनुदान रजिस्टर होता है, बैठक और कार्यवाही रजिस्टर, ये रजिस्टर जो है रिकॉर्ड्स पंचायतें रखती हैं, जन्म मृत्यु रजिस्टर का रिकॉर्ड रखती है, कैश बुक, पासबुक, चेक बुक का रिकॉर्ड रखती है, संपत्ति रजिस्टर रखती है। ये सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पंचायतों की संपत्तियों की अगर समितियों की अगर मैं बात करूं तो पंचायतों की समितियां हमने पीछे देखा, वही 6 समितियां हैं। नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति, प्रशासनिक समिति और जल एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियां, ये 6 समितियां बनाई जाती हैं। बैठकों का प्रकार, ग्राम सभा में जैसे सभी लोग भाग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत की बैठकों में, इसके अलावा क्षेत्र पंचायत की बैठकें हमने देखी, जिला पंचायत की बैठक से संबंधित प्रावधान हमने देखे। यहाँ हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण नियम और सुधार दिए गए हैं, वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की दिशा, ये अध्याय 8 में दी गई है हमारे पास, इसे देखने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की मुख्य बातें क्या हैं, इस अधिनियम में क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जैसे हमारे पास इस अधिनियम के अंतर्गत जो ये हम बातें कर रहे हैं, ये 2019 के संशोधन के तहत लागू हुई। 2019 में पंचायती राज अधिनियम 2016 का, जो 16 का पंचायती राज अधिनियम है उत्तराखंड का, उसमें 2019 में संशोधन हुआ। इस संशोधन के तहत जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और अगर जनरल के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति या कोई महिला है, उसको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ये पहली व्यवस्था है। महिलाओं को 50% आरक्षण 2008 से अनिवार्य है, आप जानते हैं। घर में शौचालय जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए, यानी जो चुनाव लड़ेगा उस प्रतिनिधि के घर में शौचालय होना आवश्यक है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत का चुनाव कोई भी प्रतिनिधि नहीं लड़ सकता है, ये अपवाद इस अधिनियम का रखा गया है। महिला प्रतिनिधि की जगह पति काम करे तो महिला प्रतिनिधि की जगह पति काम करे तो चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज वगैरह में भी देखा होगा कि प्रधान पति कार्य करता है, तो ये प्रधान पति के कार्य को रोकने के लिए है ना। अब प्रधान तो महिला है, लेकिन काफी बार लोगों ने प्रधान को देखा ही नहीं होता है और प्रधान पति ही कार्य करता है, तो ये गलत व्यवस्था है, जबकि प्रतिनिधि तो महिला है। ये इसको भी रोकने का प्रयास किया गया है। एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। इसके अलावा महिलाओं को 50% आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्र जो है वो ब्लॉक बीडीसी को आधार माना जाता है,
पहाड़ी क्षेत्रों में 24,000 तक 2 सीटें, मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक 2 सीटें, ये पढ़ा हमने अभी। यदि आगे हम बात करें तो ये हमारे पास वार्ड संख्या जो है वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे कैसे वार्ड की संख्या होती है। पंचायतों को मजबूत कैसे करें, तो पंचायतों में फंड की कमी है। फंड की कमी का तात्पर्य यहाँ पर है कि पंचायतों में 3FS सिस्टम को जो है वो बेहतर करने की आवश्यकता है। 3F सिस्टम क्या होता है? फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। इसका सही ट्रांसफर नहीं है, इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की कमी है, सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप है, तकनीकी सहायता की कमी है, नौकरशाही का कम उपयोग है। पंचायतों को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो 3FS सिस्टम को सही करके, यानी फंड, फंक्शन, फंक्शनरी को ठीक करके पंचायतों को मिनी संसद बनाना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, पंचायतों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और विकास की अच्छी योजनाएं बनाना। इससे पंचायतें जो हैं वो मजबूत बनेंगी। मैंने वार्ड की संख्या आपको पहले ही बताई है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहाँ आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 20 से 40 वार्ड हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण नियम है। जैसा कि आपको मैंने बताया, अधिकतम वार्ड की संख्या 40 हो सकती है, अधिकतम जो संख्या है, सीटें हैं, वो 40 हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक वार्ड में 1250 लोग होते हैं और मैदानी क्षेत्रों में एक वार्ड में 2500 लोग होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ हमारे पास ये अधिनियम होता है समाप्त। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास पंचायती राज अधिनियम 2016 का मैंने रखा। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी नगरीय प्रशासन पर भी या जिला नियोजन समिति पर भी या उत्तराखंड पॉलिटी के अन्य बिंदुओं पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो क्या नगरीय प्रशासन पर शीघ्र आपके बीच लाने का प्रयास करूं या अभी इसको रोक दूं। धन्यवाद।